गुड इवनिंग दोस्तों GS2 का ये 5वां वीडियो है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। तो इसके बारे में परिचय हम देखते हैं, क्या है इसका, क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है और चुनौतियाँ क्या क्या है इसके बारे में। तो राइट टू प्राइवेसी अगर बात करें हम, तो निजता के अधिकार की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली दे नहीं रखा है, ठीक। लेकिन 1954 और 1962 में 2 केस हुए थे, MP शर्मा केसेस 1954 और खड़क सिंह केस 1962। इसमें राइट टू प्राइवेसी को नकार दिया गया था, ठीक। लेकिन 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट आया, उसमें इन दोनों जो थे पुराने केस, ये MP शर्मा और खड़क सिंह के, इसको पलट दिया और इसको निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में डाल दिया गया और इसे फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बताया, क्या क्या होना चाहिए इसमें, तो बेसिकली मोटा मोटा इसमें बताया है मैंने वीडियो में, वो देख लेते हैं क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक पक्ष इसके अंतर्गत आता है, जैसे व्यक्तिगत पसंद, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े पहनने, है ना, ये व्यक्ति की खुद की पर्सनल चॉइस है, राज्य इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकता। दूसरा, जो व्यक्तिगत दस्तावेज है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, है ना, बायोमेट्रिक डेटा, इन सब चीज़ों के जो ये व्यक्तिगत जो दस्तावेज हैं, जो पर्सनल डिटेल है, इनको स्टेट कभी भी इनका पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिकली प्रकाशन नहीं करेगा। तीसरा, अनऑथराइज, है ना, सर्विलेंस, अनाधिकृत निगरानी, यह मान्य कर दी गई। और IPC की धारा 377 इसको अवैध कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी गई, ठीक, मोटा मोटा यही है। और चुनौतियों अगर देखें, तो चुनौतियों की बात अगर राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करते हैं, तो इससे घरेलू हिंसा और शोषण बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि कल को कोई भी कह सकता है, घर में कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो अपने राइट टू प्राइवेसी के वायलेशन के आधार पर उसको घर में ही दबा देगा। ऐसे एक समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, आतंकी मामलों में जांच करने में समस्या उत्पन्न होगी। तीसरा, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इन पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। चौथा, आज का टाइम जो साइबर एज का है, साइबर युग का है ना, तो राज्य कैसे राइट टू प्राइवेसी का संरक्षण करेगा। हैकिंग वगैरह, साइबर क्राइम इतने दे हो रहे हैं, तो राइट टू प्राइवेसी का संरक्षण करने के लिए राज्य के लिए मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है, ठीक। तो ये राइट टू प्राइवेसी है। और आगे है भारतीय संघीय व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ और निपटने के लिए प्रयास। तो हमारे फेडरल जो सिस्टम है, उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और उसको निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। तो फेडरल इसमें हम 3 डायमेंशन देखेंगे, अर्थ, चुनौतियाँ और इसके प्रयास। अर्थ क्या है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या होती है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। लेकिन जब ये एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करना शुरू कर दें, है ना, तो इससे क्या होता है, संघीय व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो हम देखते हैं राजनीतिक चुनौती कौन कौन सी है, आर्थिक कौन सी है, और सांस्कृतिक कौन सी। मेनली तो राजनीतिक ही है। राजनीति में जैसे क्षेत्रवाद और अलगाववाद का, है ना, ये एक हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरल सिस्टम है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती, जैसे गोरखालैंड की मांग, मराठी मानुस, ठीक है। राज्यसभा में असमान वितरण, आर्टिकल 356 का बार बार यूज़, है ना, अननेसेसरी इसका यूज़। संविधान की 7वीं अनुसूची अगर देखी जाए, तो कहीं ना कहीं सेंटर के ज़्यादा पक्ष में है, उसमें अधिकतर कानून सेंटर ही बनाएगा। और कहीं भी सेंटर और स्टेट के बीच में वायलेशन होता है ना, टकराहट होती है किसी कानून की, कौन सा आर्टिकल 254 है, कौन सा है, तो वही कहता है कि सेंटर का जो लॉ है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि स्टेट के लॉ को, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, उसके अगेंस्ट है। दूसरा, अगर देखा जाए CBI ED, ये फेडरल एजेंसी है, लेकिन आज इसका यूज़ कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट की जो कंसेंट है, स्टेट की जो मर्जी है, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ तहाँ विद्रोह, सांप्रदायिक हिंसा, मणिपुर में देख लो, कहीं ना कहीं संघीय ढांचा जो हमारा, उसके अगेंस्ट है ये। राज्यों की शक्ति का अतिक्रमण हमने कृषि कानून में देखा, है ना, कृषि कानून को, जबकि कृषि से रिलेटेड है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन सरकार ने कृषि कानून, शायद मेरे ख्याल में किसी और में, जो स्टेट लिस्ट में आता है, वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, उसके अंतर्गत रखकर कृषि कानून में आए। कोविड के टाइम हमने देखा कि सेंटर ने स्टेट की जो पावर्स थी, उसको वायलेट किया, ठीक है। तो ये वही हमारे राजनीतिक चुनौतियाँ। आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं? राज्यों के बीच में आर्थिक असमानता, है ना, साउथ के राज्य ज़्यादा अमीर हैं, उत्तर के जो नॉर्थ के स्टेट हैं, वो कंपैरेटिवली देख पुअर हैं। लेकिन जो अगर 15 फाइनेंस कमीशन की बात देखें,
उसका अगर टर्म ऑफ रेफरेंस है जिसको लेकर दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्यों में विवाद चल रहा है, उसके हिसाब से दक्षिणी राज्य को कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है जबकि उत्तर के राज्य को ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो ये आर्थिक असमानता। ठीक। जीएसटी को लेकर जो राज्यों का हिस्सा है जीएसटी में, उसको देर सवेर टाइम से उनको राज्यों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी कल्याणकारी योजनाएं काफ़ी रुकी हुई हैं। सांस्कृतिक चुनौती, उत्तर दक्षिण विवाद है ना, हमेशा उठकर आता है। कभी भाषा को लेकर आता है ना, कभी कल्चर को लेकर आता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको लेकर आया। ठीक है, एक धर्म एक भाषा, इस तरह की जो डायलॉग बाजी होती रहती है हमारे देश में, ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारे जो फेडरेशन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है ना। प्रयास क्या किए गए हैं? तो सहयोगात्मक संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहयोगात्मक संघवाद हो गया जो हमारे क्षैतिज संबंध है ना, हॉरिजॉन्टली, यानी स्टेट टू स्टेट ये जो संबंध है, और सेंटर टू स्टेट, कि कोई भी काम होगा, कोई भी हमारे देश से रिलेटेड कोई काम होगा तो केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। इस संबंध में नीति आयोग का गठन किया है ताकि एक मंच पर केंद्र और राज्य को लाया जा सके। प्रतिस्पर्धी संघवाद, ये हमारा ऊर्ध्वाधर है ना, वर्टिकल रिलेशन है। इसके अंतर्गत बहुत सारी रैंकिंग बनाएगी अलग अलग राज्यों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में है ना, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन हो सके, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन के माध्यम से हम एक फेडरलिज्म मजबूत कर सकें। ठीक है। राजकोषीय संघवाद, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करी है 15वें वित्त आयोग ने, बात कही है। जीएसटी के विवाद का समाधान के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, और जीएसटी का जो मुआवजा है जो स्टेट में जो कंपेंसेट करने के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द उनको कंपेंसेट करें। साथ ही राज्यों के संदर्भ में जो FRBM एक्ट है ना, जो इनको FRBM एक्ट है जो राजकोषीय घाटे को थोड़ा कंट्रोल करता है, उसके लिए थोड़ी डील दी गई राज्यों के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से राजकोषीय संघवाद को बनाने की प्रयास किया गया है। राजनीतिक संघवाद कैसे बनाया? जीएसटी जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय परिषद, इसको सशक्त कराने की बात की गई, साथ ही इसकी नियमित बैठक की बात की गई है। आर्टिकल 356 का कम से कम यूज़ किया जाए, और संविधान की 11वीं सूची जो हमारे लोकल गवर्नेंस है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और तुम्हारे नगर पंचायत है ना, इनको मजबूत करने की बात करी गई है। और पेशा अधिनियम जो है ना, उसको मजबूती के साथ क्रियान्वित करने की इसमें बात की, तब जाकर हमारा जो संघीय व्यवस्था, इसके समक्ष की जो चुनौतियाँ उसको थोड़ी कम होंगी। ठीक। तो ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान क्या हैं और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली घटनाएं कौन कौन सी है। तो इसका अर्थ देख लेंगे पहले। न्यायालय की स्वतंत्रता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, घटनाएं क्या क्या जुड़ी हैं। तो न्यायालय बिना किसी भय पक्षपात के जब अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो माना जाता है कि न्यायालय हमारी जुडिशरी स्वतंत्र है। ठीक। कुल मिलाकर न्यायालय की स्वतंत्रता जुड़ी हुई है कार्यपालिका के हस्तक्षेप से। अगर कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी तो न्याय की स्वतंत्रता कमज़ोर होगी। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए? तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है, और भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट का मेंशन है। ठीक है। तो इसके संबंध में प्रावधान देख लें। नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियन सिस्टम के माध्यम से नियुक्ति करी जाती है ना, एक कॉलेजियन सिस्टम क्या अनुशंसा करता है, उसके आधार पर प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है, इसमें संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित, जिसमें संचित निधि पर आधारित है, भारत किए जाते हैं, जिस पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। अगर न्यायाधीशों को हटाना है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, तो एक बहुत जटिल प्रोसेस है। जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग, बहुत एक जटिल व्यवस्था है, आसानी से उनको नहीं हटा सकते। सदन में न्यायाधीशों के कार्य तथा उनकी व्यक्तिगत आलोचना जो है ना, उसको प्रतिबंधित किया गया है। न्यायालय को अपनी अवमानना है ना, अगर कोर्ट की कोई अवमानना करता है तो उसको दंड करने का अधिकार है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट की बात होती है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए इसमें दिए गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि न्यायालय की स्वतंत्रता के इतने सारे प्रावधान दिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं देखा है जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे न्यायालय की स्वतंत्रता है ना, जो हमारी न्यायपालिका है, उसकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं वायलेट भी हो रही है,
और कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो छवि है वो थोड़ी डिप्लीट हो रही, कम हो रही। कैसे? आजकल देखा जा रहा है सेवानिवृत्ति के बाद संवैधानिक पदों पर न्यायाधीशों को बैठाया जा रहा है। जैसे उनको राज्यसभा की सीट ऑफर कर दी जा रही है। तरुण गोगोई देख इसका उदाहरण है ही। नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप देखा जा रहा है। जैसे कलोजियम अभी क्या हुआ था, जब एनजेक जब बनाया था ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम ने अपनी अनुशंसाएँ भेजी, तो सरकार ने क्या करा, उसको कोई जवाब ही नहीं दिया, है ना। तो एक प्रकार से नियुक्ति के प्रोसेस में सरकार कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना चाह रही है। लंबित मामले, 4.5 करोड़ मामले अभी भी हमारी कोर्ट्स में लंबित हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट पर मतलब उसकी छवि को ख़राब कर रहे हैं। ठीक, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी दक्षता है, उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न के आरोप जब तक लगते रहे, जैसे जगदीश भल्ला ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जो संविधान में इनके इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस देखा वो इतना जटिल है, इससे क्या होता है, जो न्यायाधीशों में जवाबदेही है इसकी कमी हो जाती है ना। कुछ मामलों में कहीं देखा गया न्यायाधीशों पर हमले हुए, जैसे कि बिहार में एक न्यायाधीश पर पुलिसकर्मियों ने हमला कर दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये न्याय जो तुम्हारी जुडिशरी है, इसकी फ्रीडम को, इसकी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। ठीक, शासन के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है जुडिशरी, क्योंकि संविधान और फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए न्यायपालिका कंधों पर इसकी रक्षा करना न्यायपालिका के कंधों पर है। अतः इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखे जाना चाहिए। ठीक, तो ये टॉपिक है। अगला टॉपिक है ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें क्या है, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, है ना। भारत के संदर्भ में देखते हैं क्या है, इसके प्रकार क्या है, लाभ क्या है, चुनौती क्या है, और इसमें वे फॉरवर्ड देखते हैं। ठीक, तो क्या है, विवादों के समाधान हेतु पारंपरिक जो न्यायिक प्रणाली है, यानी कोर्ट कचहरी का सिस्टम, उससे एक इतर व्यवस्था है ये। ठीक है, इसमें ज़्यादातर न्यायालय के बाहर जो है समस्याओं का समाधान, ये जो विवाद है उनका समाधान किया जाता है। ठीक, प्रकार कितने 5 हैं, पंचायत, मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय। पंचायत क्या होता है, ये क्या होता है, पंचायत दोनों पक्षों सुनने के बाद अपने निर्णय देता है। ठीक है, ये दोनों जो विवाद जो पक्षकार हैं उनको दोनों को सुनेगा, फिर उसके संदर्भ में निर्णय देगा, और इसके निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होती है। जैसे अंतर्राज्यीय जल जो विवाद है, उसके जल के बंटवारों के लिए जो गठित पंचायत है देखा जाता है, उसके मतलब जो निर्णय होते हैं बाध्यकारी होते हैं। मध्यस्थता, किसी निष्पक्ष तीसरे पक्ष द्वारा इसमें विवादों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या करता है, जो मध्यस्थ होता है, ये मध्यस्थ निर्णय नहीं देता, बल्कि उनके बीच में संवाद स्थापित करता है। दो जो पक्षकार हैं उनके बीच में संवाद स्थापित करता है, ताकि वे स्वयं अपनी समस्या, अपने विवाद का हल करें। जैसे अगर देखा जाए तो रशियन जो USSR है, 1965 की जो वॉर हुई थी, उसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करी थी, है ना। दोनों को एक मंच पर लेकर आया। तो मध्यस्थता में क्या होता है, दोनों जो पक्ष होते हैं उनको एक मंच पर लाया जाता है, ताकि वो अपने आप स्वयं अपनी समस्या का हल कर सकें। सुलह, किसी तीसरे पक्ष के द्वारा सुलह करा दी जाती है। गांव में अधिकतर देखा जाता है, जो पंचायतें होती हैं ना, तो वो आपस में कई जो पक्षकार होते हैं उनको सुलह करा देती हैं, लेकिन इनके निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते नहीं हैं। लोक अदालत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो ADR का सबसे सफल रूप भी यही है। न्यायालय के बाहर इसमें समझौता किया जाता है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए, इसकी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, जो DPSP में आर्टिकल 39A जो है ना, समान न्याय और वो क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और दूसरा जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये इस लोक अदालत के क्या है, स्रोत हैं, और यहीं से इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उदाहरण इसका देखा जाए तो कुटुंब न्यायालय, इसके निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, है ना। 5वां ग्राम न्यायालय, पंचायत स्तर पर सामान्य स्तर के जो केस होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो सिविल केस हो, सामान्य स्तर के जो केस है उन पर ग्राम न्यायालय जजमेंट देती है। ठीक, इसको पावर कहाँ से मिली है, ग्राम पंचायत अधिनियम 2008 के अधिनियम से इसको शक्ति मिली है। लाभ क्या है, सस्ता और प्रभावी तरीका है, ये त्वरित न्याय मिल जाता है। प्रक्रियागत जो जटिलता है, पेपर वर्क वगैरह है ना, वो थोड़ी इसमें फॉर्मेलिटी वगैरह कम है। ठीक, धन और समय की इसमें बचत होती है। विशेषज्ञ होते हैं इसमें, विशेषज्ञ जो जजमेंट करते हैं, निर्णय देते हैं, जो मध्यस्थता कराते हैं, वो काफ़ी विश्वसनीय होते हैं, है ना। काफ़ी एमिनेंट लोग होते हैं, पढ़े लॉ क्षेत्र से, तो उनकी एक थोड़ी विश्वसनीयता होती है कोर्ट के समान। शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का हल होता है,
न्यायालय का बोझ भी कम होता है। एक रिपोर्ट बताती है नालसा की, लोक अदालत ने अकेले 2021 में 1.2, ये 1.2 CR 1.2 करोड़ जो लंबित मुकदमे उनको सुलझाया है, ठीक है, लोक अदालत ने पूरे भारतवर्ष में। गोपनीयता इनसे सुनिश्चित रहती है। चुनौती क्या है? लोगों का भी इसके बारे में जागरूकता की कमी है। लोग जानते नहीं है। सीधे जो ट्रेडिशनल कोर्ट है ना, हमारा जो ट्रेडिशनल जुडिशल सिस्टम है, यानी कोर्ट कचहरी, उसी में जाते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। रेफरल रेट जो है, रेफरल दर बहुत कम है। रेफरल दर क्या होती है? जो हमारे कोर्ट में न्यायाधीश हैं, है ना, जजेस हैं, जो भी कोर्ट में, चाहे लोकल कोर्ट में हो चाहे बड़ी कोर्ट में हो, ये केस को रेफ़र ही नहीं करते। इनकी जो रेफ़र करने की दर है बहुत कम। अगर ये रेफ़र करते रहें तो जुडिशरी का कम भी मतलब बोझ भी कम होगा, और दूसरे जो पीड़ित पक्ष है उनको जल्दी न्याय भी मिलेगा। प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी है काफ़ी, है ना। जो विश्वसनीयता है वो अभी इतनी नहीं है जितनी कि कोर्ट को लेके है ना। खासकर लोग जब जानते ही नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा बिलीव करना उनके लिए मुश्किल है। फिर क्या होता है, वो दोबारा से एक बार अगर पहुंच भी आते हैं ADR में जो भी है इनके पास, वो उससे फिर क्या होता है, विश्वसनीयता उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा है नहीं, तो फिर क्या करते हैं, दोबारा से वो अदालतों में अपील कर देते हैं, है ना। पर्याप्त अवसंरचना नहीं है। सत्यनिष्ठा और सूचिता संबंधी भी मुद्दे हैं। जैसे कुछ जो ADR के जो फॉर्म है उनमें देखा गया है कभी कभी कि वो कहीं ना कहीं पैसे वालों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। उनको पैसे वाले लोग, जो पावरफुल लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो एक सत्यनिष्ठा और सूचिता भी उनको निर्धारित जो मुद्दा है वो भी एक संबंधी जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अधिकतर जो ADR हैं, ये अगला क्या है, अधिकतर जो ADR बड़े नगरों के आसपास हैं, है ना, वहीं पर केंद्रित हैं। इसलिए इनका प्रभाव क्षेत्र जो बहुत कम होता है। पूरा जो जो नगर के इंटरलैंड होता है, आसपास का क्षेत्र होता है, वो उनके प्रभाव क्षेत्र में आता ही नहीं, खास करके बड़े नगरों में ही है ये, ठीक। ADR के कुछ स्वरूप बड़े महंगे हैं, जैसे पंचाट जो बनाया जाता है वो काफ़ी महंगा है, ठीक है। अंतिम समाधान की इसमें कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो पहुंच भी जाए, उसको विश्वास है नहीं सिस्टम पर, तो वो कोर्ट तो जाएगा ही, तो कह नहीं सकता अंतिम समाधान इससे हो गया है ना। तो ये कुछ उससे समस्या। वे फॉरवर्ड अगर देखते हैं तो 129वीं विधि आयोग की रिपोर्ट और मलिमत कमीशन ने ये कुछ बताया था, ADR को अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है। इसके जो प्रशिक्षण है, इनको जो मध्यस्थ हैं, उनको मध्यस्थों को सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ठीक। निर्णय इनके बाद ADR के जो भी कोई जो पार्ट्स हैं, जो भी प्रकार हैं इनके, कितने, इन सभी के जो निर्णय बाध्यकारी किए जाएँ, ये बाउंड होंगे निर्णय। जिला स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना की जाए। ये 129वीं विधि आयोग की रिपोर्ट और मलिमत कमीशन ने अपनी ये बात में रिपोर्ट में कहा था, ठीक है। अन्य क्या है, जागरूकता बढ़ाई जाए लोगों के बारे में जिसकी जागरूकता नहीं है। तकनीकी उपाय जैसे फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो तकनीकी और जो टेक्निकल नई नई चीज़ें आ रही हैं वो इसमें तुम्हारे ADRs में यूज़ किया जाए, ठीक। रेफरल दर, जो जिन न्यायाधीश हैं उनको क्या है, वो रेफरल रेट जो है ना, उनको वो इसको बढ़ाएं और ADR का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए। मतलब न्यायालय में जाने से पहले क्या कर दिया है ADR, कि आप न्यायालय बाद में जाओगे, पहले ADR के पास जाओ। अगर ADR से कोई समस्या होती है तब जाके आप कोर्ट के पास जाओ, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत क्या हो, इससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो कोर्ट का मतलब समय भी बचेगा, कोर्ट की जो पेंडेंसी है वो भी कम होगी। दूसरे जो आम लोगों के पास पैसा है, टाइम है, उसकी भी बचत होगी, है ना। तो रेफरल रेट बढ़ाए जाने की बहुत ज़रूरत है, कानूनी शिक्षा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक। तो ये होगा इसमें कुछ सुधार। आगे ADR का एक पार्ट है लोक अदालत, ये आया है एग्ज़ाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही है। तो लोक अदालत क्या है, इसका स्रोत और इतिहास क्या, विशेषताएं क्या है। लोक अदालत ADR का एक प्रकार है, जैसे कि ऊपर पढ़ा, न्यायालय के बाहर शांतिपूर्वक समस्या विवादों का समाधान इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ADR का सबसे सफल ये प्रकार है। स्रोत और इतिहास की बात करें तो स्रोत जो DPSP का जो आर्टिकल 39A, जैसे कि ऊपर बताया है, उसका ये इसका स्रोत है। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 इसका दूसरा स्रोत है ना। इतिहास की अगर बात करें तो पहली बार ये विचार जो जस्टिस PN भगवती उनके दिमाग में आया था। पहली बार जो लोक अदालत की स्थापना की गई वो गुजरात में की गई थी 1982 में। 2002 से ये सारे लोक अदालतें स्थायी कर दी हैं और लगभग हर ज़िले में आज की डेट में ये उपस्थित हैं। विशेषता क्या है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बाकी हम नीचे देख लेते हैं। DPSP के सिद्धांतों पर आधारित है, ये निःशुल्क है ना। बाकी इससे संबंधित जो भी विशेषताएं, हम जो ADR की विशेषताएं पढ़ के आए हैं वो लगभग एक जैसी हैं।
ठीक है। नालसा क्या कहता है, इसकी सफलता की बात करता है। नालसा कहता है अपनी स्थापना से लेकर अब तक तालुका स्तर से लेकर हाई कोर्ट तक करीबन 9 करोड़ विवादों को इसने समाधान किया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। फिर भी देखा जाए भारत में 4.5-5 करोड़ अभी मामले पेंडिंग हैं। और इसने जब से स्थापना हुई है 2002 उसके बाद से लगभग देखा जाए तो करीबन 9 करोड़ इसने मामले मतलब सॉल्व किए हैं, ठीक है, विवादों का समाधान किया। अगर ये नहीं होती तो आज पेंडेंसी कितनी होती कोर्ट में, है ना। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा है, जो एडीआर का सबसे सक्सेसफुल टाइप है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।